Today we are going to discuss what is myocardial infarction, what are the causes of myocardial infarction, and how we can treat it. So starting with जो myocardial infarction होता है वो हम हार्ट अटैक भी उसको कहते हैं और एक मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्फ्रैक्शन होता क्या है। इन्फ्रैक्शन कहते हैं स्टॉपेज ऑफ ब्लड को। कोई भी ऐसी वजह जिसकी वजह से कोई आर्टरी ब्लॉक हो गई है, कोई भी ऐसी वजह जिसकी वजह से हमारी जो हार्ट की वॉल है, जो कि हम मायोकार्डियम कह रहे हैं, उधर ब्लड नहीं जा रहा, तो हमारे पास जो हार्ट है वो पंप करना बंद कर देता है क्योंकि वहाँ पर एडवोकेट ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है। इस चीज़ को हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ना सिर्फ हमारे इन एडवोकेट ब्लड सप्लाई की वजह से हो रही है, बल्कि अगर हमारी आर्टरी में, जो कि मेन आर्टरी है हार्ट की, जिसको हम कॉरोनरी आर्टरी कह रहे हैं, अगर वहाँ पर कोई प्लैक बन गया है तो उस प्लैक की वजह से हमारी जो हार्ट है उधर ब्लड नहीं जा रहा, आर्टरी जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो गई है, आर्टरी जो है वो बंद हो गई है, तो हमारे पास जो ब्लड है वो नहीं जा रहा। ना सिर्फ ब्लड बल्कि ऑक्सीजन जो है वो भी हमारे हार्ट तक नहीं जा पा रही है। इस वजह से जो हम हार्ट अटैक हैं वो यूजुअली कॉमन हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो कुछ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होते हैं उनके साइंस एंड सिम्टम्स हमें पता होते हैं, जबकि कुछ जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होते हैं उनके जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं वो अननोन होते हैं और साइलेंट डेथ हो जाती है पेशेंट की, और वो मतलब हमें पता नहीं चलता और पेशेंट सोया है तो पेशेंट जब सुबह उठते हैं हम देखते हैं तो पेशेंट की डेथ हुई होती है बिकॉज की कोई साइंस एंड सिम्टम्स हमें नज़र नहीं आए। प्लैक्स क्यों बन रहे हैं, हमारी आर्टरी के अंदर प्लैक्स की फॉर्मेशन क्या क्यों हो रही है और उसके बनने की वजह से क्यों आर्टरी जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है। बहुत सारे लोग हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ लार्ज सेल्स होते हैं वो भी इस वजह से हमारी आर्टरी की वॉल के अंदर जो है वो चिपकना शुरू हो जाते हैं। और जब ज़्यादा से ज़्यादा हम इंटेक करते रहते हैं कोलेस्ट्रॉल, आप लोगों ने सुना अक्सर लोग कहते हैं कि चिकनाई बहुत ज़्यादा खा लिया तो दिल में बहुत उसको दर्द हुई है, तो बेसिकली वो जो कोलेस्ट्रॉल का इंटेक कर रहे होते हैं वो जमना शुरू हो जाता है और एक प्लैक बन जाता है। जैसे जैसे वो प्लैक का साइज जो है वो इंक्रीज होता रहता है, इसी तरह हमारी जो आर्टरी है वो भी इंक्रीज होती जाती है। क्योंकि प्लैक का साइज इंक्रीज हो रहा है, आर्टरी जो है वो भी इंक्रीज हो रही है, तो जितना भी एरिया था हमारे आर्टरी का, थोड़ी बहुत भी अगर ब्लड जा रही थी तो वो ब्लड भी रुक जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो भी हार्ट तक नहीं जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि स्टॉपेज ऑफ ब्लड के अलावा, ऑक्सीजन के अलावा हमारे पास कोई भी फिजिकल एक्सर्शन, पेशेंट स्ट्रेस का शिकार है या कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी उसने कर ली है जिसकी वजह से उसके हार्ट में जो है वो पेन हुई है और उसने उसको बॉदर नहीं किया, तो ये हमारे पास बहुत सीरियस या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके प्रेवलेंस की कि इसके डेथ रेट कितना है, कितना परसेंट इंक्रीज हो गया है, इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि चेंज हो जाते हैं और क्या फैक्टर्स हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं और वो हमारे पास जो है हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जो है वो कॉज करते हैं। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है वो वेराइटी ऑफ फैशन में अगर होता है, उसके मतलब बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। पेन, बहुत ज़्यादा सिवियर पेन भी है, माइल्ड पेन भी है, डिस्कम्फर्ट पेन भी होती है, पेशेंट अगर रात को सोया है तो उसको बहुत डिस्कम्फर्ट सा फील हो रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे पास जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो वेरी करते हैं जेंडर्स में, मेल में कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होंगे और फीमेल में कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होंगे, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली हमारे पेशेंट्स जो हैं वो फील करते हैं वो हमारे पास जो टॉप ऑफ द चेस्ट है या सेंटर ऑफ द चेस्ट है उधर उनको बहुत ज़्यादा जो है वो पेन फील होती है। और इसके अलावा हमारे पास जॉज में पेन होती है, नेक में, शोल्डर में। और अगर हमारे पास एक हार्ट में कोई भी मसला है या हमारे पास हार्ट में कोई माइनर सा भी हार्ट अटैक आया है पेशेंट को, तो हमारे पास जो पेन है वो लेफ़्ट आर्म में फील होती है। हार्ट की पेन जो है वो यूजुअली जो हम देखते हैं वो लेफ़्ट आर्म में होती है। इसके अलावा जो हम साइंस एंड सिम्टम्स देखते हैं तो पेशेंट एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है, नोज़िया, वॉमिटिंग, हार्ट पाल्पिटेट करना शुरू हो जाता है, हम उसके जो साउंड है वो इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं और अगर हम कर रहे हैं तो बहुत इरेगुलर मैनर में उसकी साउंड आ रही है, फेंटिंग, डिजीनेस, ये साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो हम देखते हैं। मैंने बताया कि मेल एंड फीमेल में जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं और जो फीमेल में ज़्यादातर हम देखते हैं तो उनके उनके जॉज में पेन होती है, शोल्डर में पेन होती है और नेक में ज़्यादा पेन होती है, और मेल में ज़्यादा हमारे पास चांसेस होते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के।
जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है उसके साथ हमारे पास फर्दर और भी डिजीजेस आ जाती हैं जो कि इससे एसोसिएटेड होती हैं। तो इसमें हमारे पास अर्थराइटिस आ जाती है, डायबिटिक पेशेंट्स आ जाते हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स या वो पेशेंट जिनका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है और वो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कॉजेज़ की हम बात करते हैं तो मैंने बताया कि जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो चेंज भी हो जाते हैं और कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं वो चेंज नहीं होते। वो रिस्क फैक्टर्स जो कि चेंज नहीं होते उसमें हमारे पास एज आ जाती है। एज में हमारे पास वो लोग जिनकी जो एज है वो 65 से अबव होती है, उनके अंदर चांसेस होते हैं हमारे पास मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के। वो आजकल चूँकि हम जो है वो डाइट भी अच्छी नहीं ले रहे हैं, हमारा कोई एक्सरसाइज प्लान भी नहीं है और सारा दिन हम बैठे रहते हैं, खा लिया पी लिया और लेट गए। तो ये सब जो है ये हम फिर एडल्ट में भी देखते हैं। टुडेज़ के एरा में हम देखते हैं कि हमारे पास एडल्ट में भी जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है वो बहुत कॉमन है। इसके अलावा जेंडर, कोई फैमिली हिस्ट्री है या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो भी हमारे पास ये रिस्क, ये चांसेस होते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक के। जो हमारे पास स्मोकिंग है वो भी हमारे पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक कॉज कर सकती है। ना सिर्फ मायोकार्डियल इन्फेक्शन बल्कि ये हमारे लंग्स और लिवर को भी डैमेज कर देता है। बहुत सारे मसले हो सकते हैं। लंग कैंसर जो है वो मोस्ट कॉमनली कोज होता है स्मोकिंग से, क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंसेस हम इनहेल कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम डाइट हेल्दी ले रहे हैं तो भी हमारे पास जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांसेस है वो कम हो सकते हैं। और हम अगर 30 मिनट्स का हमारा एक्सरसाइज प्लान है तो भी हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक हम परफॉर्म करवा रहे हैं, हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर पा रहे हैं, या अब हम अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। आइदर वो पेशेंट्स या वो लोग जिनको डायबिटीज़ नहीं होती वो उनके अंदर भी चांसेस होते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, डाइट, या वो कोई काम नहीं कर रहे, या अगर काम कर रहे हैं तो ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे उनकी जो बॉडी है उनके अंदर जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव नहीं हो रही, तो भी हमारे पास चांसेस होते हैं कि हमारी हार्ट डिजीज़ जो है वो कॉज हो सकती है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास जो बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ता है। हार्ट में हमारे पास चूँकि मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, हार्ट के अंदर एक डिजीज़ है, हार्ट के अंदर मतलब हार्ट अटैक है, तो हमारे पास हार्ट जो है वो डैमेज हो जाएगा। इसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर्स हम देखते हैं, हार्ट की साउंड्स जो है वो हमें सही से नहीं पता चलती, हमारे पास डेंजरस एरिथमियाज सुनने को मिलते हैं। पल्मोनरी सिस्टम में अगर हम देखें तो हमारे पास लंग्स में इफेक्ट पड़ता है बिकॉज कि हमारे पास जो फ्लूइड होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है एक्सेस में, कि वो लंग्स में ट्रैवल कर जाता है। इसके अलावा हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम में इफेक्ट पड़ता है। जब हमारे पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है जिन पेशेंट्स को, क्या होता है कि उनके अंदर जो इंसुलिन का कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, इवन उनको डायबिटीज़ ना भी हो तो हम उन लोगों को वो ट्रीटमेंट देते हैं ताकि उनका जो इंसुलिन का लेवल इंक्रीज़ हो गया है हम उसको डिक्रीज़ कर सकें। इसके अलावा हमारे पास इंटरमेंट्री जो हमारी स्किन है इसमें भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। हमारी स्किन जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं इस मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से, और अगर हम इसको सही ट्रीट ना करें तो हमारे पास चांसेस होते हैं कि हमारे पास फ्यूचर में भी अगेन हार्ट अटैक जो है वो आ सकता है पेशेंट को। मेडिकली हम इसको मैनेज करते हैं, मेडिसिन भी देते हैं, हम पेशेंट को बाईपास सर्जरी परफॉर्म करवाई जाती है, हार्ट ट्रांसप्लांट, इम्प्लांटेशन करवाई जाती है। इसके अलावा हमारे पास स्टंट डालते हैं हम पेशेंट्स में। ये हम कुछ हमारे पास टेस्ट हैं जो कि हम मेडिकली मैनेज करते हैं ताकि पेशेंट को फर्दर जो है वो फ्यूचर में कोई हार्ट अटैक जो है वो ना आए। फिजिकल थेरेपिस्ट जो है वो भी हमारे पास रोल प्ले करता है, कार्डिक रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करता है। रिहेबिलिटेशन जो है वो प्रोसेस है जिसमें जो हम पेशेंट को रिकवरी देते हैं, उसको इंडिपेंडेंट बनाते हैं। और जो कार्डिक रिहेबिलिटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आइदर अगर किसी पेशेंट की एंजियोप्लास्टी हुई है, किसी की बाईपास सर्जरी हुई है या किसी की स्टंट थेरेपी परफॉर्म हुई है, तो हम उन पेशेंट्स को एक्सरसाइज देते हैं ताकि उनकी जो ये जो थेरेपी उन्होंने की है या जो ट्रीटमेंट के बाद वो आए हैं तो कम से कम वो स्ट्रेस से रिलीव कर सकें। उनके स्ट्रेस को मैनेजमेंट किया जाता है, उनको काउंसलिंग की जाती है, एडवाइस के थ्रू पेशेंट को बताया जाता है कि उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ को कैसे परफॉर्म करवाना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इन्हांस करवाना है। पेशेंट को बताया जाता है कि उन्होंने कौन कौन सी डाइट यूज़ करनी है, न्यूट्रिशनिस्ट का भी रोल आ जाता है इसमें। फिजिकल थेरेपिस्ट जो होता है वो उसको एडवाइस करता है कि एक्सरसाइज के साथ साथ आपने कौन कौन सी डाइट का इंटेक करना है और कौन कौन सी डाइट का इंटेक नहीं करना। तो फिजिकल थेरेपिस्ट का भी हमारे पास जो करंटली बेस्ट रोल आ रहा है, कार्डिक रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करता है, वो एक
कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के पेशेंट को या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन पेशेंट को भी, क्योंकि पेशेंट जो है वो कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो हमारे पास चांसेस हैं कि फ्यूचर में भी उसको हार्ट अटैक जो है वो आ सकता है। तो जो फिजिकल थेरेपिस्ट होता है वो उसके साथ कोऑपरेट करता है, उसके केयर गिवर्स को बताता है कि उसने कौन कौन सी चीज़ करनी है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, 20 मिनट्स 30 मिनट्स तक ये एक्सरसाइज परफॉर्म करवानी है, ताकि फ्यूचर में कोई रिस्क या चांस ना हो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की। थैंक यू।